यार चीजें शुरू कर लेते हैं रेंडी ऑर्टन द वाइपर के इंटरनेशनल आर्टिस्ट बनने से। देखो अभी 19 जनवरी जब आपके रेसलमैटिक भैया का जन्मदिन भी था तब एक सॉन्ग लॉन्च हुआ था जिसका नाम था RKO एंड उसे परफॉर्म किया था एलादियो कारियन ने। म्यूजिक के एंड में हमें रेंडी ऑर्टन देखने को मिलते हैं जो फुल कैमियो के साथ वहाँ पे नजर आते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपना फेमस RKO भी परफॉर्म किया। होप गाना तो आपने सुन ही लिया होगा, नहीं सुना तो अभी जाके सुन लो। सॉन्ग इज टोटली डोप एंड रेंडी ऑर्टन भी। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैटिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो अब क्योंकि 19 जनवरी का एडिशन एंड ही हो चुका है जहाँ स्मैकडाउन सिटी बन गया था RKO सिटी, वहाँ की ओवरनाइट व्यूवरशिप अब हमारे सामने निकल कर आ गई है जो है 2.424 मिलियन की व्यूवरशिप, जो पिछले हफ्ते से महज 0.2% ही नीचे आई है। कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है इस हफ्ते स्मैकडाउन ने, क्योंकि चाहे पहला घंटा हो, मिडिल आवर हो या फिर लास्ट आवर हो, स्मैकडाउन में एक भी सेकंड के लिए 2 मिलियन से नीचे का आंकड़े को छुआ तक नहीं, तो ये काफी इंप्रेसिव बात है। वहीं पे दूसरे हाथ पे मंडे नाइट रॉ आती है जिनका हाल तो 2 मिलियन तो छोड़ो, 1.5 1.6 भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो वेल डन स्मैकडाउन। इसके बाद चलो अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के साथ आखिर चल क्या रहा है, क्या वो आएंगे या फिर वो जाएंगे। तो देखो मेन मुद्दा तो ये है, हाँ WWE ने उन्हें अपने काफी लाइव इवेंट से हटा दिया है, उनकी जगह को रेंडी ऑर्टन ने भर दिया है। बट नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ के लिए सेथ रॉलिंस एडवर्टाइज किए जा चुके हैं। एंड बात कर ले अगर उनकी इंजरी की, तो ऐसा माना जा रहा है कि उनको टॉर्न MCL एंड पार्शियली मेनिस्कस की प्रॉब्लम हो गई है। सेम है शॉर्लेट, बस शायद उनकी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं है। माना जा रहा है कि वो 5 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों के बीच में ही वापस आ जाएंगे अगर सब कुछ अग्रेसिव वे में रहा तो, नहीं तो 6 से 8 हफ्ते तो उन्हें लगने ही लगने हैं। जिसका मतलब ये भी है कि रेसलमेनिया के लिए तो शायद नहीं, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर वो पक्के से पक्का ही मिस कर देंगे। बस स्पीडी रिकवरी पर सारी बात है बस, वरना तो आप जानते ही हो टाइटल एंड प्लान्स दोनों वेकेंट होने के लिए एकदम रेडी बैठे हैं। नेक्स्ट काजुचिका ओकादा, अगर इनका नाम आपने नहीं सुना है ना तो प्लीज अब जाकर सुन लो, क्योंकि इन्होंने हाल ही में अनाउंस कर दिया है कि न्यू जापान से अब इन्हें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, वहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको न्यू चैलेंज चाहिए जिसके लिए इनको मूव होना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट में, उसके लिए कम्प्लीटली रेडी भी हैं। अब यहाँ से इनके लिए सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, एक तो ऑल एलीट रेसलिंग और दूसरा हमारी अपनी WWE। बट ओकादा की माने तो उनकी फेवरेट जगह AEW होने वाली है। अगर उनको मौका मिले ना तो वो ऑल एलीट रेसलिंग में ही नजर आएंगे। बट लेट्स सी आगे क्या होता है, क्या पता वो रॉयल रंबल में ही आ जाए। हु नोज यार, प्लान तो कभी भी चेंज हो जाते हैं। इन दी एंड वैसे आजकल रिक फ्लेयर काफी ज्यादा चर्चा में आ रहे हैं एंड ऐसा ही कुछ इस बारी भी हो गया जब उन्होंने बस्टेड ओपन रेडियो को इंटरव्यू दिया और कुछ बातें बता दी। उन्होंने कहा कि देखो नेचर बॉय ऐसे ही रेसलिंग में नहीं आ गया, मैं भी किसी का डाई हार्ट फैन हुआ करता था एंड वो पर्सन है डस्टी रोड्स जो कोडी रोड्स के पिता भी है। मैं पागल था उनके लिए, प्यार कर बैठा था मैं उनसे इस कदर जुड़ चुका था कि कोई मुझसे पूछता ना कि तुम किससे इन्फ्लुएंस हुए हो तो मैं बिना सोचे समझे डस्टी रोड्स का नाम ले देता। अब एक बारी की बात है, डस्टी रोड्स एंड उनके पार्टनर मर्डॉक, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप हमें एयरपोर्ट लेके जा पाओगे, हमें द टुनाइट शो के लिए जाना है। मैं तो पागल ही हो गया था कि यार ये आपने क्या कह दिया, और जैसे ही उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही वैसा किया। उनको एयरपोर्ट छोड़कर मैं तुरंत घर पर आया और अपनी वाइफ को पूरी बात बता दी, जिसके बाद मैंने तुरंत द टुनाइट शो को देखा ताकि मैं अपने हीरोज को देख सकूं। इतना दीवाना था मैं उनके लिए। वैसे मान गए रिक फ्लेयर, आज की जनरेशन भले ही आपको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहती हो, आपको देखकर इन्फ्लुएंस होती हो, लेकिन आप भी कभी किसी के फैन हुआ करते थे, जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सो दैट इज इट गाइस, आज के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना सेथ रॉलिंस का ये जो टॉर्न ACL है वो कितने दिन तक उनका काम लेकर जाएगा, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।